तो 5 की आंच में सबसे पहले आपको दिखाएंगे दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले की 3 बड़ी घटनाएं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ एसीबी से बीजेपी शिकायत करेगी और केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ बैठक की है। दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले बड़ी हलचल तेज है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक बुलाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के शनिवार को जारी होने वाले नतीजों से पहले पार्टी की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी रार जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए खरीद फरोख्त के आरोप के बाद अब बीजेपी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेन करने का फैसला लिया है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि पार्टी इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेन करेगी। अरविंद केजरीवाल को अब 16 नाम बताने पड़ेंगे क्योंकि हम लोग इनके इस तमाशे को हर बार देखते हैं। झूठ बोलना, भाग जाना, पत्थर मारना, भाग जाना, इस बार नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या बाकी लोग, जिस तरह के आरोप आपने लगाए हैं बेबुनियाद, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हम लोग अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इनको नाम भी बताने पड़ेंगे, फ़ोन नंबर भी बताना पड़ेगा, किसकी आवाज़ है वो भी बताना पड़ेगा। नहीं तो फिर कानूनी प्रक्रिया को सामना करने के लिए तैयार रही है। और अब आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया वो आरोप जिसकी वजह से सियासी घमासान मचा है। अरविंद केजरीवाल ने कल रात सोशल मीडिया पर बड़ा दावा किया। केजरीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उनके कुछ एजेंसीज दिखा रहे हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पे ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसीलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। साथियों, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, हूं और रहूंगा। आज मेरे पास गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य ऑफर लेके आया था कि आप हमारी पार्टी चुनाव के रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लो। और इधर आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा है कि हमने नंबर दे दिया है, जिस नंबर से फोन आया था, सांच को क्या। बिल्कुल सत्यता है। सत्यता के आधार पर ही बताया गया है। कई लोगों को फ़ोन कॉल आए हैं। जिस नंबर से फ़ोन कॉल आया है वो नंबर भी दिया गया है और ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करती है। तो ये उनके इलेक्शन मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। चुनाव के बाद लोग काउंटिंग में फोकस करते हैं तो चुनाव के बाद ये सारी चीज़ों पे। बीजेपी की कोई छवि बची क्या इस देश में? इनकी कोई छवि बची हुई है क्या? यही इनका तरीका है और वो बड़े बोल्डली करते हैं ये सारी चीजों को। तो देखते हैं जो ईश्वर जैसा। तो इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दिल्ली चुनाव नतीजों से पहले चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई। दिल्ली में चुनाव को लेकर लगातार जो है आरोप और प्रत्यारोप के दौर देखने को मिल रहे हैं। कल मतगणना है लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी ने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। ये अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्यूंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+% स्ट्राइक रेट। व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट? 90% स्ट्राइक रेट। Okay, real facts. Now, Election Commission is the final authority. We are asking them. You are not going to be able to explain to us how there are more voters in Maharashtra than the population of Maharashtra. You cannot explain it. So what you need to do is you need to give us now the voter list. और दिल्ली में चुनाव नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन दिल्ली इस वक्त सियासत दिल्ली की बेहद गर्म। सबसे पहले केजरीवाल ने अपने उम्मीदवारों की
खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोप को एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोप को झूठ बताया। बीजेपी के आरोप को एलजी ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम एक्टिव हो चुकी है। अभी एसीबी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची। एसीबी की टीम पिछले 25 मिनट से वहीं मौजूद है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह भी एसीबी दफ्तर पहुंचे हैं और वो अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। पिछले आधे घंटे से जो एसीबी टीम आई हुई है, ये यहाँ बाहर जो साइड वाली गुमटी इसमें बैठे, ना उनके पास कोई पेपर है, ना उनके पास कोई इंस्ट्रक्शन है। वो लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और उनके पास हमने जब ये कहा कि कोई नोटिस हो, कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करने के लिए कोई ऑथराइजेशन हो, कुछ भी उनके पास नहीं है। किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है। दूसरी तरफ हम लोग ऑलरेडी एसीबी के अंदर कंप्लेंट देने के लिए संजय सिंह जी जा चुके हैं। संजय सिंह जी वहां बैठे हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि इन्हीं के ऑफिस के अंदर जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये लोग किसकी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई टेलीफोन पे ऊपर से बात कर रहे हैं। इनके पास अभी तक कोई इस तरह की ये कुल मिला के तो अमेरिका से 104 भारतीयों की वापसी को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मुद्दे पर सरकार का पक्ष जनता के सामने रख चुके हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि अमेरिका से भारत भेजे गए 104 हिंदुस्तानियों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां क्यों लगाई गई। विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर संसद में कहा कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है, ये 2009 से हो रहा है। पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है, सबसे ज्यादा 2019 में। जहां 2019 में 2042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं रहा है। इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो वापस लौटने वाले हर व्यक्ति के साथ बैठें और पता लगाएं कि वो अमेरिका कैसे गए, किस एजेंट के माध्यम से गए, और इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। अब कांग्रेस ने भारतीयों के साथ बदसलूकी के मुद्दे पर पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। 104 भारतीयों को अमेरिका से इंडिया भेजे जाने को लेकर पूरी स्थिति सरकार साफ कर चुकी है। अमेरिका की नीति के बारे में भी संसद में सरकार बयान दे चुकी है, लेकिन यह मामला अब सियासी तूल पकड़ रहा है। विपक्ष आज भी संसद में इस मुद्दे पर हंगामा कर सकता है। कल संसद में विदेश मंत्री ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा था, वो आपको दिखाते हैं। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग, हमारे भाई बहन अमेरिका एक बेहतरीन जिंदगी, रोटी कमाने, परिवार का पेट पालने के लिए जाने पर मजबूर हुए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देने का वादा कर सत्ता की शहतीर पर बैठी मोदी सरकार अपने वादे से भाग खड़ी हुई। देश में 40% बेरोजगारी है, इसलिए इन्हें मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा। आज उनको वापस कैसे भेजा जा रहा है? 104 भारतीयों को कल हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। 40 घंटे तक उनको एक माल लादने वाले जहाज में पकड़कर जंजीरों से जकड़ा गया। 40 घंटे तक उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? क्या भारत के लोग उग्रवादी हैं? और मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? Deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012. Needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. जिस तरह से कल जयशंकर जी ने जवाब दिया है
हमारे शरणार्थी आए हैं, इससे घटिया बयान तो मैंने आज तक 32 साल के अपने संसदीय इतिहास में किसी भी मंत्री का नहीं सुना। किसी मंत्री का ये कहना कि ये तो नीति है डिपोर्टेशन की अमेरिका की, तो कोलंबिया में कहाँ चली गई नीति? उसने कहा कि नहीं, हम आपके विमानों को नहीं उतरने देंगे। मैं अपने विमान से लाऊंगा, और लाया और रिसीव करने गया उनको। और हमारे जो लोग आए हैं उन्होंने हिंदुस्तान में कोई अपराध किया? कोई अपराधी नहीं। उनसे अपराधियों जैसा व्यवहार यहाँ हो रहा है, वो तो छोड़िए ही कि उनके हथकड़ी लगा के लाए गए और ये किया गया। इस तरह से हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका के लिए है, लेकिन जब भारतीय सीमा में उनका प्रवेश हुआ, उनकी फ्लाइट का, तो हमारा कानून लागू होता है। तो हमारा कानून अगर लागू होता है तो हमारे लिए वो कोई गुनहगार अपराधी नहीं है। तो जब भारत की सीमा में प्रवेश हो गया तो उनके पैरों में और हाथ में जो जंजीर और बेड़ियां बांधी तो छोड़नी चाहिए थी, लेकिन हमारे ज़मीन पर उनका C-18 फ्लाइट उतरा और उसी हालात में जंजीर और बेड़े के साथ हमारे ज़मीन पर उतारा गया। ये हमारा कानून का उल्लंघन है। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ को लेकर जमकर सियासत हो रही है। और इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें 2027 विधानसभा चुनाव और अखिलेश यादव को लेकर भविष्यवाणी की गई। पोस्टर में दावा किया गया है कि अखिलेश यादव 2027 में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन लाएंगे और 2032 में एक भव्य अर्धकुंभ का आयोजन करेंगे। पोस्टर में अखिलेश का चित्र है जिसमें उन्हें प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करते हुए दिखाया गया है, जो उन्होंने 26 जनवरी को किया था। पोस्टर में कहा गया है कि 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। अब पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। 13 में उन्होंने साबित कर दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उस पर रिसर्च किया था, रिकॉर्ड लिखा था, साबित कर दिया। अभी जो कुंभ के नाम पर पाप हुआ है, इस पाप के पापियों को सजा तो भगवान देंगे ना। अरे अभी जाके स्टार्ट कर ले भाई, अभी कुंभ को बदनाम करोगे और 32 के कुंभ की बात करोगे। मैं समझता हूँ कि जो हसीन सपने हैं मुंगेरी लाल के, वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग सपना देखने का अधिकार है। वर्तमान जो है उसको देखना चाहिए, भविष्य में क्या होगा ये तो जनता के हाथ में है। आप जनता का निर्णय स्वयं नहीं कर सकते। और मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट की कांग्रेस ने मांग की है। इसे लेकर कांग्रेस कोर्ट में PIL दाखिल करेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निर्देश पर कांग्रेस विधायक कोर्ट में PIL लगाएंगे। दूसरे राज्यों की तर्ज पर विधानसभा की कार्यवाही को लाइव दिखाने की कांग्रेस ने पहले भी मांग की थी। स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सदन के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि जो चुने हुए आते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधि क्या, वो जनता के लिए क्या बात कर रहे हैं, इसमें सबको एक सामान्य अधिकार है। तो लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा की चर्चा को सबके सामने, जन समस्याओं के सामने जो क्या बहस चल रही है उस पर नहीं दिखाना चाहती पटल से, लाइव टेलीकास्ट से। निश्चित तौर से अगर दूसरे राज्यों में हो रहा है तो यहाँ नहीं हो रहा, तो हम इसके कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। नेता प्रतिपक्ष को जानकारी होना चाहिए कि कितने कांग्रेस शासित राज्यों में ये हो रही है, और ये तो उनको जानकारी भी होनी चाहिए कि भाजपा शासित राज्यों में हो रही। भाजपा डरने वाली पार्टी नहीं, नेता प्रतिपक्ष ये भ्रम निकाल दें। यदि उन्होंने कोई मांग की है तो नियमानुसार कानूनी पहलुओं का अध्ययन करके, तमाम तथ्यों का अध्ययन करके विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे। अब उसके बाद यदि वो चालू हो रहे हैं कि हम जल्दी नहीं करी तो हम कोर्ट चले जाएंगे, तो स्वतंत्र कहीं भी जाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, वो किसी ने रोका नहीं। कोर्ट जाए, न्यायालय जाए, जहां जाना है उनको जाए। भोपाल की मोतीनगर बस्ती से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। आपको बता दें कि मोतीनगर बस्ती से सुभाष नगर ब्रिज की 3rd लेन निकलनी है। बस्ती में सैकड़ों मकानों और दुकानों को हटाने के लिए रहवासियों को 4 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जानी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग पिछले 50 साल से यहां रह रहे हैं, हमें कहीं और जमीन दे दी जाए।
राजधानी भोपाल के सुभाष फाटक के पास बसे मोती नगर इलाके से अतिक्रमण को हटाया जाना है, ये प्रशासन का कहना है। प्रशासन जैसे अतिक्रमण कह रहा है, यहाँ के रहवासियों का कहना है कि हम लोग तो यहाँ पर 40-50 साल से रह रहे हैं और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, तो अब ऐसे कौन से विकास के कार्य होने लगे हैं जो सिर्फ मोती नगर में ही होना है, बाकी कहीं नहीं होना, क्योंकि अभी तक और कहीं कोई काम तो शुरू हुआ नहीं है। और इन लोगों को विस्थापन के लिए इनको यहाँ से हटाने की बात जरूर प्रशासन ने कर दी, व्यवस्था की है, अगर हटा देते तो। कोई व्यवस्था नहीं है सर, अब ये एकदम 4 दिन में क्या व्यवस्था करें। अभी पहले 2 महीने पहले मालूम दे रहा 7 दिसंबर का दिया था। हाँ। तो मनोज शुक्ला जी गए थे तो उन्होंने मालूम दे रहा चल गया था। हाँ। तो अपन को यही आशा रहती है ना कि आगे भी कुछ निराकरण निकलेगा इस समस्या का। तो अपन ने कहीं उस चीज की व्यवस्था नहीं करी। अब रोज डेली कमाना, रोज डेली खाना था। हवा पंचर की दुकान है, किसी की मैकेनिक की दुकान है, किसी की मतलब चाय की होटल है, इस टाइप से है। तो अब एकदम व्यवस्था कहाँ से करी जाएगी। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? करीब 50 साल से हो गए मेरे को। और कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पे? यहाँ पर करीब 450-500 परिवार है सर। और दुकानें कितनी? 110 दुकानें सर। 110 दुकानें हैं, 110 दुकानों पर आश्रित हैं करीब 400-500 परिवार जो यहीं पर बीते कई सालों से रह रहे हैं। लेकिन अब इनके पास समस्या जो है वो काफी बड़ी है, पटरी है और रेल की पटरी के बाद जो बस्ती है वो बिल्कुल यहाँ पर लगी हुई है और इन घरों के पीछे दुकानें हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं और जहाँ पर ये लोग काम करते हैं। इसी रेल की पटरी के बाद जो अब चौथी लाइन का काम है वो यहाँ पर शुरू होगा। एक नई रेल लाइन जो है वो यहाँ से निकाली जा रही है और उसी रेल लाइन को निकालने के लिए ये जो पूरा एक अतिक्रमण को हटाने की जो मुहिम है वो यहाँ पर चल रही है, आप देखेंगे। एमपी में सरकारी नौकरी काली कमाई का जरिया बन गए हैं। कांस्टेबल से लेकर सहायक शिक्षक तक करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। पहले परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की अकूत संपत्ति देश भर में सुर्खियां बनी और उसके बाद सहायक शिक्षक के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। और अब मुरैना के एक रोजगार सहायक के घर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा, आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया। कैलारस में पदस्थ रोजगार सहायक के पास आय से अधिक संपत्ति मिलने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर एमपी के करोड़पति सिपाही सौरभ शर्मा मामले में आज फिर ईडी ने उससे पूछताछ की और एमपी में उसकी अकूत संपत्ति को लेकर कई राज उगलवाए। बता दें, इससे पहले सौरभ की करीबी चेतन से 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई और उससे पहले ईडी शरद से पूछताछ कर कई राज के खुलासे कर चुकी है। अलग अलग पूछताछ के बाद तीनों को साथ बैठाकर अब पूछताछ हो सकती है।